नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। गंभीर बीमारियों की स्थिति में निराशा और तनाव होना स्वाभाविक है, खासकर तब जब लंबे इलाज या फिर ऑपरेशन के बाद भी पूरी राहत न मिले। ऐसे में सबसे पहले ये समझना जानना जरूरी है कि हर बीमारी का इलाज एक ही पद्धति से संभव नहीं होता। एलोपैथी जहां त्वरित राहत के लिए अपनाई जाती है, तो वहीं होम्योपैथी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। होम्योपैथी में रोग नहीं बल्कि रोगी का इलाज किया जाता है। इसमें शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, जिससे शरीर खुद बीमारी से लड़ सके। ये उपचार धीरे धीरे लेकिन जड़ से असर करने का दावा करता है। होम्योपैथी उपचार किस तरह से और कितना कारगर साबित हो रहा है, आज हम जानेंगे डॉक्टर अश्विनी द्विवेदी जी से। डॉक्टर अश्विनी जो कि देश के उन चुनिंदा होम्योपैथिक डॉक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने आम लोगों में होम्योपैथी को लेकर विश्वास जगाया है। कई असाध्य रोगों का सफल इलाज करने वाले डॉक्टर अश्विनी द्विवेदी इंडिया में एक जाना पहचाना नाम है। कई निराश रोगियों को उनके एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एवं होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड इंदौर ने राहत देने के साथ निरोगी बनाया और इसी सफलता को आज भी सतत जारी रखे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर अश्विनी जी से। डॉक्टर अश्विनी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संभव जी, बहुत सारा धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर अश्विनी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अप्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपेनिया और हीमेटोहाइड्रोसिस जैसी दुर्लभ बीमारियां, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं आप। आपकी इस विशेष पहचान की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये चीज, और आपको इन जटिल रोगों पर कार्य करने की प्रेरणा कहां से मिली सर? संभव जी, आपका नाम ही इतना अच्छा है, तो होम्योपैथी से हर चीज संभव हो सकता है। ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक की जाती हैं, उसको हम होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा ठीक कर पा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई लगभग 2000 में, जब एक मरीज आया जिसके अपर पैलेट, ऊपर का जो तालू होता है, उसमें से कंटिन्यूअस ब्लड बह रहा था और उसको इंदौर के एक हेमेटोलॉजिस्ट ने बताया कि ये ब्लीडिंग बंद नहीं होगी क्योंकि ये अप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है। अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है कि बोन मैरो हमारा काम करना बंद कर देता है या कम हो जाता है उसका काम करना, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर मैं आरबीसी को बोलूं तो रेड ब्लड कार्पसेल्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स है, और प्लेटलेट्स। ये जब तीनों सेल्स कम हो जाते हैं तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोला जाता है। पैनसाइटोपेनिया एक गंभीर तरह की परेशानी है जो कैंसर के मरीजों में भी आम हो गई है। कैंसर के मरीज जब कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी लेते हैं तो उनमें जैसे नॉर्मल सेल्स टूटते हैं वैसे हमारे ब्लड सेल्स भी टूटते हैं। तो कैंसर के मरीज अप्लास्टिक एनीमिया और ये जो गंभीर बोन मैरो डिसऑर्डर्स है उसके लिए हम होम्योपैथी से उनका इलाज कर रहे हैं। अप्लास्टिक एनीमिया और बोन मैरो डिसऑर्डर्स बिल्कुल अलग है, और जो आपने हीमेटोहाइड्रोसिस बोला वो बिल्कुल अलग है। हीमेटोहाइड्रोसिस का दूसरा नाम या हिंदी में यदि मैं बोलूं तो उसको खूनी पसीना बोलते हैं। जिस तरीके से एक व्यक्ति को पसीना आता है, पर्सपायरेशन, स्वेटिंग, उसी तरीके से हीमेटोहाइड्रोसिस वाले मरीज को ब्लड का पसीना आता है, जिसको खूनी पसीना या हीमेटोहाइड्रोसिस बोलते हैं।
गर्मी में आप देखेंगे तो कई लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसको हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। उसी तरीके से कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, अगर ब्लड आ रहा है पसीने में तो उसको हेमेटोहाइड्रोसिस बोलते हैं। और इन दोनों ही बीमारियों पर मैं होम्योपैथिक चिकित्सा से काफी बेहतर कार्य कर रहा हूं, चाहे अप्लास्टिक एनीमिया हो, चाहे हेमेटोहाइड्रोसिस हो, या बोन मैरो की कोई अन्य डिसऑर्डर्स क्यों ना हो। ओके सर, बहुत बढ़िया। सर, अब मैं इस चीज़ को समझना चाहूँगा, आपने इस दौरान बार बार जिक्र किया एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया की बात की है, तो साधारण एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया में मूल अंतर क्या है, जिससे आम लोगों को आसानी से समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से लोग समझ सकें? समझिए ऐसा है कि जैसे एनीमिया की अगर बात करते हैं तो एनीमिया जो साधारण एनीमिया जिसको लोग समझते हैं उसमें सिंपल हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मली 13 ग्राम % से 15 ग्राम % या 16 ग्राम % तक होना चाहिए, यदि वो 8 ग्राम % है, 9 ग्राम % है, 10 ग्राम % है, तो लोग खून की कमी या उसको एनीमिया बोलते हैं। उसमें बोन मैरो काम करना बंद नहीं करता है। लेकिन जब अप्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं तो इसका मतलब उसको बोन मैरो पे कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई, या तो वो केमिकल से हो गई, या वो कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट स्वरूप हो गया जिसमें बोन मैरो सप्रेस हो गया, या हाइपोप्लास्टिक हो गया, या अप्लास्टिक हो गया, उसमें शरीर में ब्लड सेल्स का बनना बंद हो जाता है। ऐसे मरीजों को बार बार ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। जब बार बार ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी उनके शरीर में खून नहीं बनता है तो डॉक्टर लोग उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, या फिर एटीजी ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। कई सारे मरीज ऐसे भी आ चुके हैं मेरे पास जिनको एटीजी लेने के बाद भी आराम नहीं हुआ, तो हम लोग उनको होम्योपैथी दवाई दे करके उनमें ब्लड सेल्स नॉर्मल कराते हैं। उससे पहले उनमें जो बार बार ब्लड चढ़ता है उसमें जब सेल्स बढ़ जाते हैं तो उनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और शरीर में जब प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो उनको कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो अप्लास्टिक एनीमिया एक अत्यंत गंभीर तरह की बीमारी है जिसको जानलेवा भी बोलते हैं। एक बार मरीज को हो गया तो उसको हर थोड़े थोड़े दिन में 7-10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, 2-4-5 दिन में प्लेटलेट्स लगाना पड़ता है, और उसको कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके स्किन में ब्लीडिंग हो जाता है, आंख से ब्लीडिंग हो सकता है, कान से, नाक से, थूक में, यूरिन में, या फिर माहवारी ज्यादा आ सकती है। ऐसी महिलाएं जिनको अप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है उनको माहवारी ज्यादा आती है, या फिर स्टूल में ब्लड जा सकता है जिसको हम मलिना बोलते हैं। ओके सर, अगर हम इस चीज जबकि नॉर्मल जो साधारण भाषा में एनीमिया है उसमें ऐसा ब्लीडिंग नहीं होता है। ओके सर, आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये बताइए कैंसर के बाद रक्त समस्याएं कौन से लक्षण ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति को तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कब केवल खून की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है? कैंसर में जब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है तो उनके ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। कई बार कीमोथेरेपी के दौरान उनके जो चिकित्सक होते हैं वो उसको ब्लड चढ़ा करके उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। पर उस बीच में कई सारे चिकित्सक मेरे पास भेज देते हैं कि ऐसी कुछ होम्योपैथिक दवाइयां दीजिए जिससे इसके सेल्स कम ना हो। तो हम लोग मिल करके भी काम करते हैं। जब होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो उसका जो ब्लड सेल्स है उसका टूटना कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद भी होम्योपैथिक दवाई ली जा सकती है और साथ में भी ली जा सकती है। कई मरीज बहुत कमजोर हो जाते हैं, अस्पताल में एडमिट रहते हैं, वो भी हमारे पास से होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो उनको जल्दी राहत मिल जाती है। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ भी आप होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। और हम लोग जो एडवांस्ड होम्योपैथी देते हैं वो डिस्टिल वाटर में देते हैं, तो वो लेने में भी काफ़ी सुविधाजनक रहती है। ओके सर। सर, कैंसर के इलाज के बाद बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिन मरीजों में हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और ऐसे मामलों में होम्योपैथी चिकित्सा किस तरह से, किस प्रकार से सहायक हो सकती है और इसकी सीमाएं क्या है? बहुत जल्दी असर करता है। होम्योपैथिक दवाई देने के बाद 10-15 दिन के बाद ही उनको प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। मैं होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ हमेशा उनको
खान पान भी भारतीय हमारी जो खान पान सभ्यता है वो भी सिखाता हूँ कि गुड़ चना खाइए। हमारे घर में जो गाजर है, पालक है, अनार है, सत्तू है, इसका इस्तेमाल करने को बताता हूँ, तो उससे शरीर में उनको ताकत भी महसूस होती है और ब्लड भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन जब मरीज गंभीरता की ओर होता है, जिनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम होता है या प्लेटलेट 10,000 से कम होता है, तो उनको मैं ब्लड चढ़ाने या प्लेटलेट या एसडीपी चढ़ाने की भी सलाह देता हूँ। ओके सर, आप अक्सर एडवांस होम्योपैथी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपकी एडवांस होम्योपैथी और सामान्य रूप से प्रचलित होम्योपैथी में क्या मौलिक अंतर है सर? बहुत सारा अंतर है। जब होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने बनाया था तो उस समय उन्होंने डेसिमल स्केल बनाया था। सबसे पहले मदर टिंचर बना, मदर टिंचर के बाद डेसिमल बना, जिसको 6x या 12x लिखते थे, 3x 6x 12x। फिर उनको लगा कि ये जो है इतना कारगर नहीं, तेजी से काम नहीं करती है, स्लो है, स्लो एक्टिंग है, तो उन्होंने सेंटीसिमल बनाया जिसमें 200 1m ऐसा 10m जैसा 50m यूज किया। और जब उनको आखिरी स्टेज में, जब वो डेथ के पहले उनको ये लगा कि ये भी तरीका स्लो है होम्योपैथी का, तो उन्होंने 50 मिलीस्मल पोटेंसी बनाया, जिसमें जो ट्राइचुरेशन है वो काफी ज्यादा हो जाता है, 10⁶ हो जाता है। तो उसको होम्योपैथी में उनके डेथ के बाद बहुत ज्यादा प्रचलन में आई 50 मिलीस्मल पोटेंसी। और 50 मिलीस्मल पोटेंसी देने से वो उसका जो ड्यूरेशन था बीमारी के ट्रीटमेंट का होम्योपैथी, उसको काफी कट शार्ट कर लिया गया। आप देखेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयां मीठी होती है, जबकि जो 50 मिलीस्मल पोटेंसी होती है वो हम डिस्टिल वाटर में देते हैं। तो शुगर के मरीजों को लेने में बहुत आसान हो गया है। वो आजकल शुगर की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो शुगर के मरीज ये सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां मीठी है तो हम नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए भी एक काफी अच्छा ये एडवांस्ड होम्योपैथी कारगर है कि डिस्टिल वाटर में देते हैं, तो उससे उनका शुगर नहीं बढ़ता है, सीधे सीधे उनको शुगर में भी कंट्रोल होता है और उनकी बीमारियों में भी कंट्रोल होता है। ओके, यानी कि कई तरह से एडवांस जो होम्योपैथिक है वो भी और ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। ठीक है सर, इस बीच अपने दर्शकों से ये भी अपील हम करना चाहेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट के, किसी भी दर्शक के मन में कोई सवाल है तो ये नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके सीधे अपने जो सवाल हैं वो जवाब जान सकते हैं। वो सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी लगातार बने हुए हैं और हमारे सवालों के भी लगातार जवाब दे रहे हैं। कोई भी अगर सवाल है वो आप सीधे तौर पर कर सकते हैं। सर, डॉक्टर अश्विनी, हम आगे बढ़ते हैं। एक आम सवाल है, क्या होम्योपैथी दवाएं शुगर के मरीजों को सुरक्षित रूप से दी जा सकती हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया था? बिल्कुल दी जा सकती है। जब शुगर में उनको इंसुलिन लगाने के बाद भी शुगर नहीं कम होता है, शुगर का इलाज मरीज कब चालू करता है? जब उसका 150-200 शुगर आता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट चालू करता है। ट्रीटमेंट लेने के दौरान ही उसका शुगर भी बढ़ते जाता है, उसकी दवाई की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। जब उनका 400, 500, 600 शुगर हो जाता है, जिसको अनकंट्रोल्ड शुगर बोलते हैं, या उसका जो इंसुलिन है उससे उसका कंट्रोल नहीं होता है, तब लोग हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और जब हम लोग होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो धीरे धीरे से उनको शुगर जो है वो मात्रा नियंत्रित हो जाती है और उनकी पूर्व में चल रही दवाई भी मैं उन्हीं चिकित्सक के पास भेज करके नियंत्रित करा देता हूँ। हालांकि इसमें होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ मैं उनके लाइफ स्टाइल को बदलाव करने के लिए काफ़ी सारा सलाह देता हूँ। मैं लोगों को वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या योग करने की सलाह देता हूँ, साथ में नेचुरोपैथी की सलाह देता हूँ, जिससे हमें शुगर को नियंत्रित करने में नेचुरल तरीके से होम्योपैथी के सहयोग से काफ़ी जल्दी सफलता मिल जाती है। अब चूंकि डॉक्टर अश्विनी इस हमारे खास प्रोग्राम को लाइव ये चूंकि जा रहा है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश भर की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, जान रही है, इस बीच एक सवाल आया है मेरे पास। ये सवाल आया है, लोग ये जानना चाहते हैं कुछ लोग कि जैसे कि कोई बीमारी है सर, उसकी एलोपैथिक दवाएं चल रही हैं, क्या उस वक्त पर होम्योपैथिक दवाएं हम शुरू कर सकते हैं, या अगर हम होम्योपैथिक दवाएं शुरू कर रहे हैं तो क्या हमें एलोपैथिक दवाएं बंद करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो
आईसीयू में एडमिट रहते हैं, हम लोग आईसीयू में भी होम्योपैथिक दवाई उन्हीं चिकित्सकों से बात करके दिलाते हैं या उनसे निवेदन करके दिलाते हैं। दोनों दवाई एक साथ ली जा सकती है। आप देखिए कोविड के टाइम में जब मरीज आईसीयू में एडमिट था और डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि नहीं बचेगा, तब आईसीयू में भर्ती मरीज वहां पर आर्सेनिक एल्बम खाया, होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का काढ़ा पिया, नेचुरोपैथी का भाप लिया और योग आसन किया। तो बीमारी से कंट्रोल करने के लिए एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। किसी भी चिकित्सा पद्धति का आपस में कोई तालमेल गड़बड़ नहीं है। आप किसी भी चिकित्सा पद्धति के साथ होम्योपैथी ले सकते हैं। कई बार लोगों का बुखार नहीं उतरता है, तेज बुखार में हम उनको एंटीपायरेटिक दवाई भी लेने का बोलते हैं और होम्योपैथी दवाई भी लेने का बोलते हैं, तो उससे ज्यादा जल्दी उनको बुखार में आराम मिल जाता है। कई बार हमारे पास ड्राई कफ लेकर के आते हैं लोग, अस्थमा में इनहेलर लेते हुए आते हैं, तो हम शुरुआती दौर में उनको उनकी दवाई कंटिन्यू रखने के साथ में ही होम्योपैथिक दवाई देते हैं। उससे दोनों के सहयोग से उनका जो ड्यूरेशन है उसको काफी हम कट शार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही जा सकती है दोनों, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। ओके, चूंकि लोगों को चिंता ये रहती है कि कहीं रिएक्शन ना कर जाए। डॉक्टर अश्विनी, मैं आगे बढ़ूंगा, आपसे चर्चा करूंगा डायबिटीज और थायराइड जैसे जो हार्मोनल बीमारियां हैं उनमें होम्योपैथी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं सर? स्टार्टिंग के एज में, जैसे अगर टीन एज है, उसमें जो थायराइड डिस्टरबेंस होता है उसके लिए मैं होम्योपैथिक दवाई के साथ साथ उनको भुजंग आसन की सलाह देता हूँ। और जो लेटर स्टेज में थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें ओबेसिटी हो जाती है, तो ओबेसिटी में सभी को मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ सिट्स बात की सलाह देता हूँ। उससे काफ़ी जिनको फैट सेल्स जमा हो जाते हैं हिप के अराउंड, उसमें तेजी से बदलाव आता है। और ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है थायराइड के कारण, या इनका भूख बंद हो जाती है, उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कारगर हैं। जिनको चिड़चिड़ापन आ जाता है या स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, उनके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कारगर हैं। और जो आप डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, डायबिटीज रेटिनोपैथी हो, डायबिटिक मायोपैथी हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, डायबिटिक कार्डियोपैथी हो, कई बार लोग डायबिटिक अल्सर लेकर के हमारे पास आते हैं। तो जब अनकंट्रोल डायबिटीज होगा, उसके कारण शरीर पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस सभी प्रकार के दुष्प्रभावों में होम्योपैथी काफ़ी कारगर है। कई बार डायबिटीज़ के मरीज हमारे पास आते हैं कि उनको इतना ज़्यादा न्यूरोपैथी दर्द होता है कि वो दर्द के कारण सो भी नहीं पाते हैं। तब उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने से उनकी जो मसल्स में पेन है या नर्व का जो पेन है उसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो होम्योपैथी दवाइयाँ डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, उसके लिए भी ली जा सकती है। काफ़ी कारगर है। ठीक है डॉक्टर अश्विनी, अब हम बात करेंगे योग, एक्सरसाइज और मेडिसिन की। आप कई मरीजों को चूंकि सेतुबंध आसन और भुजंग आसन करने की सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, दवा और योग के बीच ये तालमेल आपने कैसे विकसित किया? ये जानकारी, ये नॉलेज आपने कहां से हासिल की सर? संभव जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्पॉन्डिलाइटिस है या स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल ही ऑक्यूपेशनल डिसीज है। दिस इज नॉट ट्रू डिसीज। इसमें जब हम दिन भर बैठ करके ऐसे काम करते हैं तो हम लंबर पे बैठे होते हैं। बैक जो है हमारा लंबर रीजन, लंबर रीजन पे अगर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बैठ करके आप काम कर रहे हैं, तो 10 घंटा, 12 घंटा जब व्यक्ति बैठेगा तो उसका हिप जॉइंट, लंबर जो स्पाइन है, उसमें कंप्रेशन आना स्वाभाविक है। तो दर्द उसको होगा, दर्द धीरे धीरे उसके पाँव में चला जाता है, पाँव में शून्यपन आ जाता है। तो वो MRI लेकर के डायग्नोस केस बना करके हमारे पास आते हैं कि इसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दिया है। वो पहले से फिजियोथेरेपी भी कराए हुए होते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ आप होम्योपैथी दवा के साथ सेतुबंध आसन करें। जब वो सेतुबंध आसन करते हैं तो उसका लंबर का जो पोजीशन है वो ऐसा ऊपर हो जाता है, तो उसका दर्द जो है वो काफी कम हो जाता है। तो उससे उसको बहुत जल्दी राहत मिल जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है या लैपटॉप पे काम करने का प्रचलन बढ़ा है या सिस्टम पे काम करने का प्रचलन बढ़ा है, उसके कारण उनको गर्दन पे दबाव आ जाता है। तो यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, सर्वाइकल पे कंप्रेशन आ जाता है, तो उनको चक्कर आने लगता है या हाथों में दर्द होने लगता है।
तो ठीक उसके है। लिए मैं ऐसा ठीक है, सर। भुजंगासन करने की सलाह देता हूं। तो ठीक है। भुजंगासन करने से उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत जल्दी आराम आ जाता ठीक है है। सर। एक आखिर में सर, चूंकि समय की कमी है, एक आखिर में एक छोटा सा सर सवाल, आज के जी। जो यूथ हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आम जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, विशेषकर रक्त विकारों और जीवन शैली रोगों को लेकर? मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीवन शैली को साधारण तरीके से बना करके रहें, बहुत ज़्यादा लेट तक नहीं सोए, बहुत ज़्यादा देर से नहीं जगे, और नशा किसी भी हालत में नशा को ना कहें। चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे शराब का ओके नशा सर। हो, चाहे तंबाकू गुटखे का नशा हो, नशा का सेवन न ठीक है। करें। युवा पीढ़ी स्वयं के हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में ठीक और है। राष्ट्र के हित में बेहतर काम करें। वो तभी संभव है जब हम ठीक है। नशा नहीं करेंगे। चूंकि डॉक्टर अश्विनी, बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे, लेकिन समय की एक सीमा है और मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा इस प्रोग्राम को। फिलहाल बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो होम्योपैथिक उपचार एक आपको भी वैकल्पिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो समरूपता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से बनती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ये उपचार धीमा है लेकिन गहराई से असर करने वाला माना जाता है। खासकर पुरानी बीमारियों में होम्योपैथी के दुष्प्रभाव कम होते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। हालांकि गंभीर स्थितियों में डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। नमस्कार।